Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is multinational corporations and foreign direct investment. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती क्या है, उनका पर्पस क्या है, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और फिर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे। और हमने जिस तरह पहले इंटरनेशनल ट्रेड पे थ्योरीज देखी थी, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो थ्योरी सपोर्ट करती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज वन दैट ऑपरेट्स इन टू और मोर कंट्रीज एट वन टाइम. Most multinationals produced and sold in just a few countries. Today, many multinationals have worldwide productions and sales. तो सिंपल जो डेफिनेशन है, वो कंपनी या वो कॉर्पोरेशन जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करेगी, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोबलाइजेशन जैसे मर्ज हुई है, ग्लोबलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो एग्जिस्टेंस है वो भी ज्यादा इंक्रीज होती गई है। और अब आपको मोस्टली जो कंट्रीज कंपनीज के नाम जहन में आएंगे, दे आर एक्चुअली मल्टीनेशनल इन नेचर. मल्टीनेशनल के गोल्स क्या होते हैं? अगर मल्टीनेशनल के गोल्स की बात करें तो मल्टीनेशनल के अप्रोक्सीमेटली वही गोल्स होते हैं जो एक नॉर्मल या डोमेस्टिक कंपनी के होते हैं, लेकिन क्योंकि उसका स्कोप ज्यादा होगा तो उसके गोल्स भी ब्रॉडरली डिफाइन होंगे. वैसे कंपनीज का गोल और मल्टीनेशनल कंपनी का गोल एक ही होगा. द कॉमन एक्सेप्टेड गोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ. यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ की बात कर रहे हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट वैल्यू भी बोलते हैं. मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एक शॉर्ट टर्म गोल है और वेल्थ को मैक्सिमाइज करना एक लॉन्ग टर्म गोल है. तो कंपनीज के जो गोल है, दैट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ and not to maximize profit actually. Financial managers through the MNC have a single goal of maximizing the value of the entire multinational company. अच्छा, अब मल्टीनेशनल का जो गोल हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर या मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द कंपनी. उसको अचीव करने में कंफ्लिक्ट क्या फेस करने पड़ते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को? Number one, when a corporation shareholder differ from its manager, a conflict of goal can exist, which is called agency problem. एजेंसी कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसके अंदर एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा हो. जैसे कि अगर आप एक लॉयर हायर करें तो लॉयर को आपके बिहाफ में केस फाइट करना है एंड एक्चुअली ही इज योर एजेंट. आप कोई शॉपकीपर के एक शॉप के ऑनर हैं और आपने एक सैलरी पे इंडिविजुअल रखा हुआ है, तो वो आपके बिहाफ में एज एजेंट काम कर रहा है. इसी तरह कंपनीज के अंदर जो मैनेजर होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, एक्चुअली वो होते हैं शेयर होल्डर्स, जबकि मैनेजर्स वो होते हैं जो कंपनी को एक्चुअली रन कर रहे होते हैं. आप किसी भी कंपनी का शेयर अगर परचेज कर लें तो एक्चुअली यू आर द प्रोपोर्शनेट ऑनर ऑफ दैट कंपनी. लेकिन अगर उसकी एग्जीक्यूशन देखी जाए तो मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स और मिड लेवल मैनेजर्स उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. तो बेसिकली तो कंपनी का हमने जो पर्पस डिस्कस किया वो क्या है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ. लेकिन कंफ्लिक्ट राइज करता है. मैनेजर का गोल क्या होना चाहिए? उसका मैनेजर का गोल ये होना चाहिए, जो कि पर्सनल इन नेचर है, कि उसकी सैलरी मैक्सिमाइज हो सके, उसके बोनसेस मैक्सिमाइज हो सके. तो एट टाइम्स ये जो गोल है, जो कि उसके कंपनी का गोल है और मैनेजर का जो गोल है, ये दोनों कंफ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं. तो अगर एजेंट के और प्रिंसिपल के पर्सनल गोल्स में कंफ्लिक्ट आए तो उसको हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं. एजेंसी कॉस्ट आर नॉर्मली लार्जर फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज देन फॉर प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स ड्यू टू the difficulty in monitoring distant managers, the difference in culture of foreign manager, the size of the large MNC, the tendency to downplay short term effect. अब ये जो conflict of interest का प्रॉब्लम है, ये लोकल
कंपनी से ज्यादा होता है मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसकी रीजन क्या है कि अगर ऑनर किसी और कंट्री में और मैनेजर किसी और कंट्री में है तो उसको मॉनिटरिंग करना ज्यादा मुश्किल है, तो डेफिनेटली फिर कंफ्लिक्ट भी ज्यादा अराइज होगा। नंबर 2, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। ऑनर का जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, और मैनेजर के जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है। द साइज ऑफ द लार्जर एमएनसी, और डेफिनेटली ये एक नेचुरल थिंग है कि जिस जिस तरह कंपनी का साइज बढ़ता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे एमएनसी हो, उसका अंदर मॉनिटरिंग मुश्किल होती है। अब एमएनसी होगी, मल्टीनेशनल होगी, तो इसका मतलब उसका साइज ज्यादा ही होगा, इसीलिए वो एक से ज्यादा कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर एजेंसी प्रॉब्लम भी ज्यादा होगी। एंड नंबर 4, द टेंडेंसी टू डाउन प्ले शॉर्ट टर्म इफेक्ट। मैनेजर के लिए अब ज्यादा इजी हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स पे वो प्ले कर सके, और क्योंकि उसका जो मेजर टारगेट है वो सैलरीज और बोनसेस हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या इशू आता है जो एमएनसी के गोल में कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है? सब्सिडरी मैनेजर्स में बी टेम्प्टेड टू मेक डिसीजन दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सब्सिडरीज। अब इंटरनेशनल अगर कंपनी है, जिसे मल्टीनेशनल हम बोल रहे हैं, तो मल्टीनेशनल की जो फॉरेन में फर्म एग्जिस्ट कर रही होगी, कंपनी एग्जिस्ट कर रही होगी, उसको हम सब्सिडरी बोलते हैं। जो ऑनर पेरेंट फर्म होती है, जो ओन कर रही होती है, उसको हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या पेरेंट कंपनी बोलते हैं, और जो जिसको ओन कर रही होती है फॉरेन में, उसको हम सब्सिडियरी बोलते हैं। अब जो मैनेजर होगा सब्सिडरी का या उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसका तो गोल होगा सब्सिडरी के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, जबकि पेरेंट का जो गोल होगा वो होगा ओवरऑल ग्रुप की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो ये भी एट टाइम्स कंफ्लिक्टिंग पे आ जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज हैं, टैक्स पॉलिसीज भी आती है, ट्रांसफर प्राइसिंग की भी आती है, तो एट टाइम्स ये भी कंफ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं। तो इस वजह से भी एमएनसी के गोल में और सब्सिडरी के गोल में भी आपस में कंफ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। अच्छा, अब ये जो एजेंसी प्रॉब्लम है ये मैनेजमेंट के स्टाइल की वजह से भी वेरी करेगा। अगर तो नॉर्मली मैनेजमेंट में दो तरह के मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं, वन इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड, अदर इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल। सेंट्रलाइज में क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग सारी सेंटर में लाया करेगी, जो कि मोस्टली पेरेंट का हेडक्वार्टर होगा, और वहां से पॉलिसीज बन के आएंगी, और जो आपकी सब्सिडरीज होंगी उन्होंने सिर्फ उसको इम्पोज करना होगा। जबकि डिसेंट्रलाइज में मैनेजर को ऑटोनॉमी होती है टू टेक द डिसीजंस। तो अगर तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है तो एजेंसी कॉस्ट रिड्यूस होगी, फिर एजेंसी कंफ्लिक्ट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग जब वही पेरेंट से रहे हैं जो उसके शेयर होल्डर्स ही कर रहे हैं, अगर कह ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शेयर होल्डर की रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर वही सारे डिसीजन कर रहे हैं तो फिर कंफ्लिक्ट जो होगा वो लो होगा और एजेंसी कॉस्ट भी कम होगी। ये बार बार मैं वर्ड यूज करो एजेंसी कॉस्ट। जब कंफ्लिक्ट राइज होता है तो उस कंफ्लिक्ट को मॉनिटर करने के लिए एजेंसी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जैसे कि अगर पेरेंट और एजेंट का के जो गोल्स में कंफ्लिक्ट है तो क्या कराएं, ऑडिट करवा लें, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट क्रिएट कर लें, ऑडिट कमेटी कंस्ट्रक्ट कर लें। तो ये सारी चीजें करने के लिए ऑनर को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उसको हम एजेंसी कॉस्ट कहते हैं। तो जिस जिस तरह कंफ्लिक्ट का लेवल कम होगा वो कॉस्ट बियर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अगर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्टाइल होगा तो एजेंसी कॉस्ट रिड्यूस होगी। However, a decentralized style gives more control to the managers who are closer to the subsidiaries operation and environment. जाहिर बात है कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा, यानी मैनेजमेंट को आपने डिसीजन मेकिंग अगर पावर दे दी है तो फिर कंफ्लिक्ट भी हायर होगा और एजेंसी कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। लेकिन एक और फैक्ट है कि एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए मैनेजर के पास ऑटोनॉमी होना भी जरूरी है। तो इसलिए ये भी कहना इजी नहीं होगा कि सेंट्रलाइज अप्रोच डिसेंट्रलाइज अप्रोच से बेहतर है। एट टाइम्स डिसेंट्रलाइज अप्रोच ज्यादा सूट कर सकती है बिजनेसेस को, अगर बिजनेस ट्रेडिशनल किस्म का है और उसकी एक जो है मार्केट पोर्शन जो सेफ है, जो मार्केट शेयर है, तो फिर उसको शायद डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्टाइल प्रेफर करती होगी ऐसी कंपनी।
अदरवाइज अगर तुम एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है और मार्केट शेयर अनसर्टेन है, इट डिपेंड्स ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो ऐसी कंपनीज को जनरली डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सूट करता है. Some multinational companies attempt to strike a balance, allowing subsidiary manager to make a key decision for their respective operations. The parent management monitors the decision. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दोनों स्टाइल में ये कहना कि सेंट्रलाइज्ड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बेहतर है या डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बेहतर है, ये कहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं. तो मोस्टली जो एमएनसीज होती हैं वो इसका कोई बैलेंस को स्ट्राइक करने की कोशिश करती हैं. एक हो सकता है कि कुछ डिसीजंस है वो पेरेंट अपने पास कंट्रोल के लिए रख ले और कुछ ऑटोनॉमी सब्सिडरी के मैनेजर को दे दे. तो इट कैन बी अ बैलेंस ऑफ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज अप्रोच एक्चुअली. अच्छा, अब ये वाली बात होगी कि मल्टीनेशनल होती क्या है, मल्टीनेशनल के पास अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, उसको भी डिस्कस की. फिर हमने कन्फ्लिक्ट डिस्कस किए कि एक्चुअली एजेंसी प्रॉब्लम आती क्यों है, कन्फ्लिक्ट की वजह से आती है. फिर मैनेज सब्सिडरी और पेरेंट के गोल्स के अंदर भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जो हमने डिस्कस किया. वो कन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होता है हमने डिस्कस किया. अब जो नेक्स्ट हम चीज डिस्कस करने लगे, उन कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. तो उसके जो मेथड्स हैं नॉर्मली, एक तो है स्टॉक ऑप्शन स्कीम, के उनको बोनस की जगह एम्प्लॉय जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उनको स्टॉक्स की ऑप्शन दे दें. स्टॉक इज एक्चुअली द शेयर. यूएस में जो पाकिस्तान में इसको शेयर कहा जाता है, उसको अमेरिकन बेस्ड कंपनीज में स्टॉक कहा जाता है. तो बुक्स में सिर्फ फर्क है, टर्मिनोलॉजी में, अदरवाइज मतलब सेम है. तो हम शेयर को ऑप्शन दे दें टू द हायर मैनेजमेंट और उनके पास शेयर हो, तो जो सब्सिडरी का मैनेजर होगा उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ में हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद शेयर होल्डर बन गए. तो उसका भी टारगेट यही होगा कि कंपनी के लॉन्ग टर्म वेल्थ इंक्रीज हो, कंपनी के डिविडेंड इंक्रीज हो, कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज हो, रादर देन उसका जो पहले इंटरेस्ट था कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो, उसके बोनसेस इंक्रीज हो. तो उसके गोल को चेंज किया जा सकता है, उसको थोड़े से शेयर्स ऑफर करके, ताकि वो भी उसी तरह सोचे जिस तरह ऑनर सोच रहे हैं. उसके अलावा इन्वेस्टर मॉनिटरिंग है. आप बैंक और म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स को इन्वॉल्व कर लें, उनसे लोन ले लें, फाइनेंसिंग ले लें, किसी भी तरह इन्वॉल्व कर लें, ताकि वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बन जाए. तो जो भी कोई ऐसे डिसीजन होंगे जो कंफ्लिक्टिंग नेचर होंगे, उसको बैंक और ये इन्वेस्टिंग एजेंसीज जो हैं वो खुद ही कंफ्रंट कर देंगी, क्योंकि उनका अपना स्टेक लाया कर रहा है. तो ये 2-3 तरीके हैं जिसकी बेसिस पे एजेंसी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज. अच्छा, मल्टीनेशनल के गोल में कुछ और कंस्ट्रेंट है. एक तो कंस्ट्रेंट था मैनेजर और कंपनी के गोल में कंफ्लिक्ट है, जिसको हमने एजेंसी प्रॉब्लम कहा. फिर हमने दूसरी बात सब्सिडरी और पेरेंट के गोल्स में भी कंफ्लिक्ट हो सकता है. उसके अलावा भी कुछ कंस्ट्रेंट हैं जो कि गवर्नमेंटल लेवल पे इम्पोज की जाते हैं. नंबर 1 इज एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट, कि कंपनी का तो बेसिकली टारगेट क्या है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ. लेकिन क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज एग्जिस्ट करती हैं, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी उसकी जिम्मेदारी है, जो कि शायद कंफ्लिक्ट करे विद द गोल ऑफ शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि उसके लिए शायद एक्सपेंसिव मशीनरी हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, तो जिसकी वजह से एक्चुअली वेल्थ या प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है. तो इसको भी इस कंस्ट्रेंट को भी मैनेज करना पड़ता है मल्टीनेशनल कंपनीज को. सेकंड इज रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, जिसमें टैक्स आती है, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी आती है, अर्निंग रेमिटेंस आती है, एम्प्लॉय के राइट्स होते हैं. हो सकता है गवर्नमेंट ने मिनिमम सैलरी फिक्स की हुई हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा इम्पोज किए हुए, हो सकता है गवर्नमेंट ने करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी को लिमिट किया गया है, ताकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो केटर हो सके. तो ये भी कुछ कंस्ट्रेंट हैं जो एक्चुअली जो के कंट्री के लेवल पे है और वो कंफ्लिक्ट करते हैं विद द गोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. और वो गोल क्या था, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ. उसके अलावा कुछ एथिकल इश्यूज हैं, जैसे कई कंट्रीज में काम करने के लिए या प्रोजेक्ट को अर्न करने के लिए आउट ऑफ द पॉकेट पैसे देने पड़ते हैं, जिसको ब्राइब कहते हैं.
तो वो चीजें भी डेफिनेटली, अगर ड्राइव आप कर रहे हैं तो ये कोई मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ तो ये तो नहीं है, ये तो उस कंट्री की करप्शन के लेवल की वजह से है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो मल्टीनेशनल को फेस करने पड़ते हैं। हर कंट्री का अपना एनवायरनमेंट होता है और ये द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, अब तीसरी, इसके बाद एक और बात करेंगे। अभी हमने कंस्ट्रेंट्स भी देख लिए, कन्फ्लिक्ट्स भी देख लिए, उसको कैसे कैटर किया जा सकता है वो भी देख लिया, मल्टीनेशनल होती क्या है उसको पहले डिस्कस कर लिया, मल्टीनेशनल में इश्यूज क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया। अब बात यह कि अगर तो कोई डोमेस्टिक फर्म है और वो मल्टीनेशनल होना चाह रही है तो मल्टीनेशनल होने के क्या तरीके हैं। पहला क्या है, द फर्म, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मेथड, कि अगर आपने इंटरनेशनल होना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। Firms may also penetrate foreign market by engaging in a joint venture, joint ownership and cooperation with the firm that reside in those markets. पहला तरीका तो ये है कि आप फॉरेन किसी फर्म के साथ जॉइंट वेंचर में कोई भी बिजनेस या फर्म इनकॉर्पोरेट कर लें। तो पहला तो तरीका अवेलेबल है जॉइंट वेंचर इंटरनेशनल होने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान में आपको नजर आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होंडा एटलस का जॉइंट वेंचर है, इंडस टोयोटा का जॉइंट वेंचर है। तो क्योंकि पाकिस्तान के कल्चरल डायनामिक्स इतने डिफरेंट थे तो टोयोटा ने इटसेल्फ यहाँ पे लॉन्च होने का कभी कोशिश नहीं की, बल्कि दे आर हैप्पी टू ऑपरेट इन अ जॉइंट वेंचर। तो पहला तरीका तो हमारे पास है जॉइंट वेंचर। दूसरा क्या है, एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस इन फॉरेन कंट्रीज अलाउ फर्म टू क्विकली गेन कंट्रोल ओवर फॉरेन ऑपरेशन एज वेल एज शेयर ऑफ द फॉरेन मार्केट। दूसरा तरीका यह है कि कोई लोकल जो फॉरेन बिजनेस है उसको पूरा एक्वायर ही कर ले। जॉइंट वेंचर में याद रखिएगा, जॉइंट वेंचर उसको कहते हैं जिसके अंदर कंट्रोल इक्वली डिवाइड हो, 50% और 50%, या तीन अगर पार्टनर हैं तो 33-33-33%। एक्विजिशन में क्या होगा कि आप पूरी अगर फर्म ही बाय कर ले तो उसके जो डिसीजन मेकिंग राइट्स है वो भी सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि फॉरेन में कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी को एक्वायर कर लें तो आप इंटरनेशनल हो सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में काफी सारी एग्जाम्पल नजर आएंगी आपको। यूनियन बैंक था, उसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक्वायर किया और वगैरह वगैरह। इस तरह काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको नजर आएंगी, जिसके अंदर टू गेट इंटरनेशनलाइज जो कंपनी का मॉडस ऑपरेंडी था वो था कि लोकल फर्म को एक्वायर कर लिया जाए, रादर देन पूरा सेटअप खुद लगाएं, उसका एचआर सेटअप करें, स्ट्रेटेजिकली उसको डेवलप करें। इससे बेहतर है कि कोई लोकल फर्म ही एक्वायर कर ले ताकि ये सारी मैनेजमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो सके। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बात करते हैं। जो मल्टीनेशनल होंगे उनके पास डेफिनेटली इन्वेस्टिंग की और फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज बेहतर अवेलेबल होंगी। जब इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें, द मार्जिनल रिटर्न ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोजेक्ट्स आर अबव दोज ऑफ प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स सिंस एमएनसीज हैव एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी सेट ऑफ पॉसिबल प्रोजेक्ट फ्रॉम विच टू सिलेक्ट। जब आप फाइनेंस पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि नॉर्मली जो है ना अल्टरनेटिव्स को डिसाइड किया जाता है और फिर उस पर कैपिटल बजटिंग की, फाइनेंस की टेक्निक्स लगा के देखा जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट का रिटर्न ज्यादा है। तो डेफिनेटली मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोजेक्ट्स का रिटर्न ज्यादा होता होगा क्योंकि उनके पास जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं वो डोमेस्टिक फर्म से ज्यादा है। उनके पास 10-12 कंट्रीज या जो जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और उसकी फोरकास्ट करके वो देखते हैं किसका रिटर्न ज्यादा है। तो उनके पास क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न है वो मल्टीनेशनल कंपनीज का डोमेस्टिक फर्म से ज्यादा होगा, क्योंकि डोमेस्टिक फर्म्स के पास जितने अल्टरनेटिव है वो लोकल अवेलेबल है, जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंटरनेशनली अवेलेबल है, तो उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हायर ही होता होगा। इसी तरह फाइनेंसिंग की बात है। इन्वेस्टिंग कहते हैं अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने, कहीं लगाने को। फाइनेंसिंग कहते हैं कहीं से पैसे अरेंज करने को। Multinational companies can obtain capital funding at a lower cost due to large opportunity set of funding sources around the world. अगेन फाइनेंसिंग कॉस्ट जो होगी मल्टीनेशनल कंपनी की लो होगी क्योंकि वो उस कंट्री से लोन लेगा जहां पे शायद इंटरेस्ट रेट लो होगा, तो उसके पास क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है तो पाकिस्तानी फर्म जो होगी वो लोन सिर्फ पाकिस्तानी बैंक से ले सकती है, लेकिन वो फर्म जो पाकिस्तान, चाइना, साउथ अफ्रीका, अमेरिका चारों में ऑपरेट कर रही है तो वो लोन उस कंट्री से लेगी जहां पे बैंकिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे लो होगा। तो उसका मतलब फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज भी लोअर रेट पे मल्टीनेशनल कंपनीज को अवेलेबल होंगी।
उसके अलावा इंटरनेशनल, इन सब फायदों के अलावा इंटरनेशनल जो फर्म्स होती है उनको कुछ रिस्क भी होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। जो डोमेस्टिक फर्म्स है उसको सिर्फ डोमेस्टिक रिस्क है, जबकि इंटरनेशनल जो फर्म है उसको इंटरनेशनल रिस्क से एक्सपोज हो रही है। पहला, एक्सचेंज रेट मूवमेंट। पाकिस्तान में जो फर्म ऑपरेट कर रही है पाकिस्तानी रुपये में डोमेस्टिकली, उसको एक्सचेंज रेट से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो सारी कैलकुलेशन उनकी और फोरकास्टिंग पाकिस्तानी रुपये में। जबकि मल्टीनेशनल फर्म ने शायद अपनी सारी फोरकास्ट डॉलर में की हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन करेंसी की मूवमेंट है उससे उनकी पूरी फोरकास्ट ओवरटर्न हो सकती है। तो एक्सचेंज रेट मूवमेंट या इसको एक्सचेंज रेट रिस्क कह सकते हैं, जिसको मल्टीनेशनल कंपनी एक्सपोज है जिससे। दूसरा, फॉरेन इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई कोलैप्स आ गया किसी वजह से, जो है आपका इंडेक्स फॉल कर गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तो उसका भी रिस्क जो है फॉरेन फर्म्स को बियर करना पड़ता है। और ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं, जिन जिन कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं सब कंट्रीज का जो इकोनॉमिकल रिस्क है वो मल्टीनेशनल कंपनी उससे एक्सपोज है। नंबर 3, पॉलिटिकल रिस्क। कोई पॉलिटिकल डिमाइस आ गया तो उससे उस रिस्क से भी मल्टीनेशनल का बिजनेस एक्सपोज्ड है। अच्छा, उसके बाद एक बात लिखी हुई है जिसमें से ये तो उसकी डेफिनेशन है, डिसीजंस मेड आर बेस्ड ऑन ग्लोबल स्ट्रेटजीज ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेस रादर देन ऑन बेसिस ऑफ कंडीशन विद एनी ऑफ द कंट्रीज इन विच द फर्म कंडक्ट। मल्टीनेशनल के बारे में एक बार याद रखिएगा कि उनके नॉर्मली जो डिसीजन होते हैं वो इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज या ग्लोबल स्ट्रेटजीज की बेसिस पे होते हैं, और लोकल कंट्री की स्ट्रेटजी नॉर्मली अलाइन की जाती है विद द इंटरनेशनल स्ट्रेटजी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर कंपनीज ने और कंट्रीज में एक्सपेंड होना हो, जिसको हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो उसकी रीजंस क्या होती हैं। आखिर मल्टीनेशनल के एक्सपेंड होने का तरीका तो हमने देखा कि वो शायद जॉइंट वेंचर कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, और भी उसके तरीके हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी रीजन क्या होती है, आखिर कंट्रीज के दरमियान मल्टीनेशनल एक्चुअली एक्सपेंड करना क्यों चाहती है, डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करने का उसका फायदा क्या होता है। तो दीज आर द पॉइंट्स, टू सीक न्यू मार्केट, ताकि उसके पास कंज्यूमर मार्केट बिगर अवेलेबल हो, जितनी ज्यादा कंट्रीज में उसकी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, जिस कंट्रीज में वो ऑपरेट करेगी उतने ही ज्यादा कंज्यूमर या कस्टमर उसके पास अवेलेबल है। टू सीक न्यू सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल, जितनी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करेगी उसको पता होगा कि रॉ मटेरियल्स कहाँ चीपर है या जिस क्वालिटी का चाहिए कहाँ इजीली अवेलेबल है, और उस रॉ मटेरियल पे उसकी एक्सेस होगी विदाउट बियरिंग द ट्रेड कॉस्ट, जो कि टैरिफ्स वगैरह थी उन सबको बियर करने के बगैर। टू गेन न्यू टेक्नोलॉजी, हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए उन कंट्रीज में एक्सपेंड करें जहां पे वो टेक्नोलॉजी चीपर अवेलेबल हो। टू गेन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में भी, कि कंपनीज इसलिए इंटरनेशनलाइज होती हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन एक्सपेंड करे, और जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्सपेंड होगी वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे, जिसको हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। टू अवॉइड पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी ऑब्स्टेकल्स, अगर वो एक कंट्री में ऑपरेट करेंगे तो कोई ना कोई पॉलिटिकल और रेगुलेटरी ऑब्स्टेकल्स होंगे जो कि उस कंट्री से स्पेसिफिक होंगे, जो वो नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो शायद वो उसको अवॉइड कर सकते हैं थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में लिकर का जो प्लांट है वो बैन है, तो हो सकता है किसी जो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो वो किसी और कंट्री में एक्सपैंड करके वो प्लांट को इनकॉर्पोरेट कर सके। और टू रिड्यूस रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन, अगर एक कंट्री में ऑपरेट करेंगे तो रिस्क हायर होगा। अगर एक ही कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं और उसके कोई पॉलिटिकल रिस्क हैं, इकोनॉमिकल रिस्क हैं, या पॉलिटिकल रिस्क से मुराद वॉर भी हो सकती है, ऐसे रिस्क है तो हायर रिस्क से एक्सपोज हैं। अगर तो नंबर ऑफ कंट्रीज में एक्सपोज करें, और जिस तरह केएफसी है, केएफसी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रहा है, तो अगर इराक वॉर में चला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि केएफसी के बिजनेस में कोई खास फर्क पड़ेगा। जबकि अगर एक ऐसा बिजनेस है जो इराक में ही ऑपरेट कर रहा है, इराक में कोई पॉलिटिकल इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। एमएनसीज
उसका जो ग्लोबल इकोनॉमी में रोल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. Multinational company is more than a firm that engage in international activities. A firm that control and manage production establishment plant in at least 2 or more countries. MNC mean the extension of corporate ownership and corporate decision making. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज का सिर्फ ये मतलब नहीं है जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, बल्कि इसका ये मतलब है कि उनका एक से ज्यादा कंट्री में कंट्रोल है. अगर मैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करता हूं और एक्सपोर्ट कर देता हूँ फॉरेन कंट्री में, तो मेरी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है. मेरी कंपनी तब मल्टीनेशनल कंपनी है जब उसकी प्लांट की या कंट्रोल की एग्जिस्टेंस एक से ज्यादा कंट्री में. यही बेसिकली डिफरेंस होता है इंटरनेशनल फर्म में और मल्टीनेशनल कंपनी में. इंटरनेशनल फर्म वो होती है जो कि एक से ज्यादा कंट्री में शायद एग्जिस्ट कर रही हो, शायद एग्जिस्ट ना कर रही हो, लेकिन उसकी प्रोडक्ट एक से ज्यादा कंट्री में अवेलेबल हो. जबकि मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो फिजिकली कंट्रोल कर रही हो एसेट्स एक से ज्यादा कंट्रीज में. What are the major factors that distinguish multinational from domestic financial management? अब इश्यूज क्या आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं वो मल्टीनेशनल में और डोमेस्टिक में फर्क क्या है वो भी देख लेते हैं. पहला, करेंसी डिफरेंसेस. मैंने करेंसी रिस्क की बात की, तो कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन का रिस्क है, ट्रांसलेशन का रिस्क है. तो करेंसी से रिलेटेड जितने रिस्क हैं या फोरकास्ट में जितने इश्यूज हैं वो फाइनेंस मैनेजर को डील करने पड़ेंगे. सेकंड, इकोनॉमिक एंड लीगल डिफरेंसेस. तो वो भी जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड इकोनॉमिक और लीगल डिफरेंसेस हैं. इंटरेस्ट रेट में अगर कोई फर्क है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट में फर्क है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स में कोई जो मूवमेंट है वो वॉलेटाइल है, तो ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक को इफेक्ट करेंगे. उसके बाद लैंग्वेज डिफरेंसेस. ये डायरेक्टली तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, क्योंकि आपका अगर प्रोडक्ट है तो आपको उसको फ्रेंडली बनाने के लिए लैंग्वेज के साथ भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे. तो शायद ये उस वक्त फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में लिंक हो सकता है. इसी तरह अपने प्रोडक्ट को कल्चरल जो चेंज चाहिए, हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा कल्चरल चेंज चाहिए. जैसे मैं अगेन फूड में केएफसी की बात करूंगा, हो सकता है केएफसी का बर्गर जो अमेरिका में ऑफर होता है वो पाकिस्तान में वही बर्गर थोड़ा सा डिफरेंट हो, शायद हमारे कल्चर में और टेस्ट में फर्क है. उसके बाद गवर्नमेंट रोल, वो भी डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फाइनेंस की प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ी होगी एंड इट रिक्वायर्स कॉस्ट. और उसके बाद पॉलिटिकल रिस्क. इसके अंदर जो है आपकी पॉलिटिकल लाइसेंसिंग और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पॉलिटिकल लेवल पे वो भी इन्वॉल्व है. अच्छा, ये सब बातें अभी तक जो हमने की हैं वो मल्टीनेशनल से रिलेटेड है. अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो मल्टीनेशनल अगर कोई नया प्लांट लगाती है किसी और कंट्री में तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है. और मल्टीनेशनल कंपनी अगर फॉरेन कंट्री में कोई बॉन्ड्स परचेज कर लेती है या कोई स्टॉक परचेज कर लेती है तो वो भी इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. वन इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. वन इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, द अदर वन इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. Foreign direct investment (FDI) happens when a firm invests directly in facilities in a foreign country. A firm that engages in FDI becomes a multinational enterprise. Factors which influence FDI are related to factors that stimulate trade across national borders. Actually, foreign direct investment वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसके अंदर कंपनी के पास फॉरेन में कंट्रोल आ जाए, मतलब वो एसेट्स को बाय करे उसका कंट्रोल उसके पास हो. तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. अगर तो उसके पास कंट्रोल ना हो तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते. इसीलिए इसमें डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है, फर्म दैट एंगेजेस इन एफडीआई बिकम्स मल्टीनेशनल कंपनी. मैंने आपसे कहा मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, मैंने आपसे कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी से वो नहीं होती जिसकी प्रोडक्ट एक से ज्यादा कंट्री में अवेलेबल होती है.
वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिसके पास एक से ज्यादा कंट्री में कंट्रोल मौजूद होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन में आपको कंट्रोल दे रही है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी तो ही डोमेस्टिक फर्म मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। एफडीआई ओवरसीज यूनिट आर कॉल्ड फॉरेन सब्सिडी। एफडीआई का मतलब है आपने किसी और कंट्री में इन्वेस्ट किया और आपके पास कंट्रोल है। कंट्रोल तभी होता है जब आप वहां पे प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन आपके पास होता है, यानी कि मैं इस तरह कहता हूं तो वहां पे एक सब्सिडरी बना लेते हैं। तो जो फॉरेन कंपनी होती है जिसका कंट्रोल पेरेंट कंपनी के पास होता है उसको नॉर्मली हम सब्सिडरी बोलते हैं, और कंट्री इन विच फॉरेन सब्सिडरी ऑपरेट इज कॉल्ड होस्ट कंट्री। जिस कंट्री के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसको होस्ट कंट्री बोलते हैं। जो पेरेंट की कंट्री है उसको हम होम कंट्री बोलते हैं। पेरेंट ने जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है उसको हम होस्ट कंट्री बोलते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है, उसी की ही कंटिन्यूएशन है। This is the net balance of capital dispersed from and into the country for the purpose of exerting control and asset. Foreign direct investment arise from 10% ownership of voting shares in the domestic firms by foreign investor. ठीक है, एक थ्रेशोल्ड भी हमें मिल गया। अगर फॉरेन फर्म का 10% से ज्यादा वोटिंग राइट कंपनी के पास अवेलेबल है तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर वोटिंग राइट या कंट्रोल 10% से कम है तो फिर हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे बल्कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। द सोर्स ऑफ कंसर्न ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री फोकस ऑन टू थिंग्स, कंट्रोल एंड प्रॉफिट। Some countries possess restriction on foreign may own in their country. The general rule or premise is that domestic land, assets and country and industry should be owned by the residents of the country. Concern over profit stem from the same argument. बेसिकली इसको अगर मैं शॉर्ट करूं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने थ्रेशोल्ड क्या डिफाइन किया कि 10% कंट्रोल होना चाहिए। अगर तो 10% से ज्यादा मालिक है किसी कंपनी की आपकी पेरेंट फर्म, तो उस पेरेंट फर्म को की जो इन्वेस्टमेंट है वो एफडीआई में ही क्लासिफाई होनी चाहिए। लेकिन एट टाइम्स गवर्नमेंट ने कंट्रोल पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज की होती है कि आप शेयर्स तो बाय कर सकते हैं 10% से ज्यादा, लेकिन कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का रहेगा। तो ऐसे केस में ऐसी इन्वेस्टमेंट को एफडीआई में कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का होना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट का भी और कंट्रोल का भी। अगर किसी भी फॉरेन सब्सिडरी में 10% से ज्यादा का कंट्रोल होगा तभी उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। दूसरी फिर चीज, अगर तो 10% से कम का कंट्रोल है या 10% का कंट्रोल नहीं अचीव हो पाया तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल फर्म्स एंड पब्लिक बॉडीज इन गवर्नमेंट बॉन्ड, फॉरेन स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड। कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होगी, स्टॉक्स में होगी, आप ओजीटीसीएल के 10 शेयर खरीदने तो आपका कंट्रोल 10% से ज्यादा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ये ओजीटीसीएल फॉरेन फर्म होती तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। This is the net balance of capital that flow in and out of the country but does not reach the 10% threshold of direct investment. यानी कि 10% से कम रहेगा तो फिर इसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। The purchase of debt securities across borders is classified as portfolio investment because debt securities by definition do not provide the buyer the ownership and control. फाइनेंस वाले इसको बेहतर समझ सकते हैं कि अगर आप कोई डेट सिक्योरिटी खरीद रहे हैं जो कि नॉर्मली बॉन्ड होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो वो चाहे जितने भी खरीद लें वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आते हैं। रीजन क्या है कि डेट सिक्योरिटी से कंट्रोल बाय नहीं होता। अगर तो इक्विटी सिक्योरिटीज बाय हो रही हैं या शेयर की फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट है तब जाके कंट्रोल गेन होता है। तो इसीलिए डेट सिक्योरिटी चाहे जितनी मर्जी परचेज कर ली जाए वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंडर ही क्लासिफाई होती है। Portfolio investment is motivated by the search for returns rather than control and management investment. जो बात पहले हो चुकी है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जाहिर बात है अगर आपको कंट्रोल नहीं दे रही तो उसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट ही हो सकता है, कंट्रोल तो है नहीं। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसीलिए की जाती है कि कंट्रोल मोटिव नहीं होता बल्कि प्रॉफिट मोटिव होता है। अच्छा, अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को दो आपकी रीजंस जस्टिफाई करती हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की क्यों जाती है। वन इज पोर्टफोलियो थ्योरी, अदर इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन।
पहली रीजन क्या होती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं, कि आप समझते हैं कि अगर एक कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट होगी और लॉस हो गए तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, तो जो पोर्टफोलियो है उसको वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो इसी वजह से आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। इस रीजन को पोर्टफोलियो थ्योरी डिफाइन करती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह ना रखें बल्कि डाइवर्सिफाई करें। तो रिटर्न के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन है वो पोर्टफोलियो थ्योरी सपोर्ट करती है। दूसरा, रिस्क की जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये रिस्क हो सकता है, ये जो रिस्क की बात हो रही है ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात नहीं हो रही बल्कि कंट्री रिस्क की भी बात हो रही है। उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए भी नॉर्मली कंपनीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जाते हैं कि जिसके अंदर वो कंट्रोल तो नहीं गेन कर रहे लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट कंट्रीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि किसी भी एक कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो रिस्क है उसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट को मेजर रिस्क ना हो। तो ये दो मेन रीजन है कि पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट के अंदर में क्यों जाती हैं कंपनीज। अच्छा, एफडीआई की हमने बात की। एफडीआई वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर कंट्रोल गेन होता है, और वो कंट्रोल कितना होना चाहिए? 10% से ज्यादा होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तीन बेसिकली टाइप्स हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वन इज कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई एंड वन इज वर्टिकल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल का मतलब ही यह है कि एक आपके पास लाइन है स्ट्रेट। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब यह है कि अगर एक डोमेस्टिक फर्म फॉरेन में एक और फर्म में कंट्रोल गेन करती है जिनके ऑपरेशन सेम है, जैसे कि नोकिया जो है कोई चाइना में ऐसी कंपनी को बाय करती है जो मोबाइल फोन ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऑपरेशन अगर सेम है तो ऐसी एफडीआई, ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोलेंगे। इसके अंदर ऑपरेशन सेम है, सिर्फ ये क्यों किया जा रहा है? ताकि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो सके। उसके बाद लास्ट वन पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड टाइप है दैट इज वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वर्टिकल का मतलब ही क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। सप्लाई चेन में क्या होता है कि सप्लायर अपने जो है कंपनी जो है अपने सप्लायर से बाय करती है और कस्टमर को सेल कर देती है। तो अगर तो अपनी सप्लाई चेन के अंदर किसी और लेवल को कंपनी बाय कर रही है, जैसे कि अज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है और फर्नीचर की जो रॉ मटेरियल है वो शायद वुड है, और वुड जो है कोई और कंपनी उसे सप्लाई करती है। अगर वो कंपनी जो वुड उसे सप्लाई करती है जो कि उसकी सप्लाई चेन का पार्ट है, वो उसमें इन्वेस्ट करके कंट्रोल गेन कर लेती है किसी और, अगर वो फॉरेन में है, फॉरेन डायरेक्ट में सिर्फ आएगी अगर वो फॉरेन कंपनी है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम वर्टिकल एफडीआई कहते हैं। और तीसरा जो रह गया कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का मतलब होता है कि कंपनी इररेलेवेंट बिजनेस में कंट्रोल गेन कर ले। फॉर एग्जांपल नोकिया जो कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है, वो किसी रियल एस्टेट कंपनी को बाय कर ले। तो अगर तो इररेलेवेंट बिजनेस हो जो कि उसकी सप्लाई चेन का पार्ट ना हो, तो ऐसी फर्म में इन्वेस्टमेंट को हम कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई बोलते हैं। अच्छा, एफडीआई को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो भी जो डीएफआई लिखा हुआ है इसका एक्चुअली बुक में टर्मिनोलॉजी का फर्क है, अदरवाइज ये सेम ही है। इसका मतलब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और हम नॉर्मली इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसका और एफडीआई का मतलब एक ही है, आप इसको एफडीआई ही कंसिडर करें। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एफडीआई को ट्रिगर करते हैं? एफडीआई के होने और ना होने को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? वन इज चेंज इन रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई गवर्नमेंट किसी फॉरेन फर्म के पाकिस्तान में आने की रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल रिमूव कर दे, तो ऐसे केस में उस पर टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस को ना इम्पोज करे या हो सकता है टैक्स रिलीफ दे दे, तो ऐसे केसेस में एफडीआई ऐसी कंट्रीज में ज्यादा होगा। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी प्राइवेटाइज कर रही होगी तो नॉर्मली फॉरेन फर्म्स की इंटेंशन होगी अगर वो प्रॉफिटेबल है तो बाय कर ले। पीटीसीएल का केस आपके पास है कि पीटीसीएल को एतिसलात ने बाय किया जो कि गवर्नमेंट ओन एंटिटी थी, तो दैट इज एक्चुअली अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ एतिसलात इन पाकिस्तान। तीसरी, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ।
अगर ये नजर आ रहा है कि इकोनॉमी बूस्ट करने वाली है और इधर रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो ऑफकोर्स फॉरेन कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो तीसरा फैक्टर है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। चौथा, टैक्स रेट। अगर तो टैक्स रेट्स फॉल कर रहे हैं तो ऐसी कंट्री में, ये टैक्स फ्री जोन्स हैं, तो ऐसी कंट्री में फॉरेन कंपनीज ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, विच इज एक्चुअली कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज रेट। अगर तो एक्सचेंज रेट ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट फ्लक्चुएटिंग नहीं है, जैसे कि यूएई में फॉरेन फंड बहुत ज्यादा है, और वजह क्या है कि उनका जो यूएई का दिरहम है वो उन्होंने यूएस डॉलर के अगेंस्ट फिक्स किया हुआ है, तो इसीलिए अमेरिकन या जो फर्म्स डॉलर में जिनकी करेंसी है वो बहुत ज्यादा उधर इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है। अच्छा, एफडीआई की जो फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे पहले भी, इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एफडीआई में कैसे जाया जा सकता है? एक तरीका यह है कि फॉरेन की कंपनी या एग्जिस्टिंग एसेट्स को ही बाय कर लें। दूसरा क्या है कि वहां पे नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, उसके अंदर आप जो प्रॉपर जो तरीका होता है कि आप उसके अंदर जो है अपने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल डिफाइन करें। नो लोकल एंट्री एग्जिस्ट। अच्छा, और इज अवेलेबल फॉर सेल। अगर कोई ऑलरेडी लोकल कोई बिजनेस सेल ही नहीं हो रहा तो फिर आप नॉर्मली न्यू इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, लेकिन इसमें डेफिनेटली मैनेजमेंट के जो इश्यूज है वो ज्यादा होंगे क्योंकि आपने पूरा सेटअप इनकॉर्पोरेट करना होगा। तीसरा, जो पहले हमने डिस्कस किया हुआ, ज्वाइंट वेंचर में चल जाए, किसी पार्टनर के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लें ताकि आपका बिजनेस इंटरनेशनलाइज हो जाए और एफडीआई में आ जाए। अच्छा, अब एफडीआई के भी कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि ऐसा बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर लें जिसके पूरे के पूरे 100% के ऑनर आप हो, पूरा बाय कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कंट्रोल हो लेकिन ऑनरशिप 100% से कम हो, इसका मतलब कि कोई और भी पार्टनर अवेलेबल हो। और तीसरा क्या है? ज्वाइंट वेंचर जिसके अंदर इक्वल पार्टनर अवेलेबल हो। ये तो वो है जिसके अंदर आपका कंट्रोल स्ट्रांग होगा। उसके अलावा भी इंटरनेशनल होने के तरीके हैं। आप किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लें जिसमें इक्विटी वाली पार्टनरशिप नहीं होगी बल्कि स्ट्रेटेजिकली अलायंस होगी, जिसके पॉलिसीज आपकी उनके साथ होगी। किसी फॉरेन फर्म को अपनी फ्रेंचाइज दे दें या किसी फॉरेन फर्म की फ्रेंचाइज परचेज कर लें। लाइसेंसिंग ले लें कि किसी फॉरेन फर्म की जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ आपके पास लाइसेंस है टू इशू इट, और अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें जिसके अंदर आपको एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट करने पे एफडीआई का एडवांटेज क्या है? मैंने कहा एफडीआई तब होगी जब आपका कंट्रोल होगा, यानी कि आपकी एग्जिस्टेंस होगी। एक तरीका तो ये है कि आप यहीं से लोकल करेंसी से मैन्युफैक्चर करके फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दें। तो कंपनीज आखिर एफडीआई में क्यों जाते हैं और एक्सपोर्ट के ऊपर एफडीआई को प्रेफर क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, हो सकता है ट्रेड बैरियर हो, जैसे हमने टैरिफ्स और कोटास की बात की थी, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। इसके बजाय अगर फर्म फॉरेन में प्लांट लगा ले तो ट्रेड बैरियर्स भी नहीं बियर करने पड़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं बियर करनी पड़ेगी। हो सकता है कंपनी की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का पार्ट हो कि इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना है। और तीसरा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी क्योंकि जिस तरह कंपनी का साइज एक्सपेंड होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगे और उसके पास ज्यादा वैरायटी होगी अवेलेबल कि अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल, ऐसी कंट्री में प्लांट लगा ले जहां पे ह्यूमन कैपिटल जो है वो चीप है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग पे क्या बेनिफिट होता है, उसके ऊपर क्या एडवांटेज है? नीड टू रिटेन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। एफडीआई के अंदर कंपनी के पास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ लाइसेंस या फ्रेंचाइज दी गई होती है और जिस कंपनी ने लाइसेंस या फ्रेंचाइज दी होती है कंट्रोल उनके पास होता है। दूसरा, नीड टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। इस केस में अगर कोई आपके पास टेक्नोलॉजिकल कंपेटिटिव एडवांटेज है तो एफडीआई के अंदर आपने अपना कंपेटिटिव एडवांटेज किसी से शेयर नहीं करना। लाइसेंसिंग के अंदर जो लाइसेंस दे रहा है और फ्रेंचाइज दे रहा है उसके साथ आपने अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज शेयर करनी पड़ेगी जो कि शायद कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो। कैपेबिलिटीज नॉट सुटेबल फॉर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। हो सकता है बिजनेस की नेचर ही ऐसी हो कि जिसके अंदर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग सूट नहीं करती है और एफडीआई इज द बेस्ट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस इंटरनेशनली। अच्छा, इसके बाद एंड में हम बात करेंगे एफडीआई की थ्योरीज की। इतनी सारी बातें करने के बाद हम थ्योरीज की बात करेंगे
तो एफडीआई को कौन सी थ्योरीज हैं जो सपोर्ट करती हैं? पहली थ्योरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ये वही थ्योरी है जो हमने इंटरनेशनल ट्रेड में भी पढ़ी थी। आर्गुमेंट तकरीबन सेम है, फेज में फर्क है। हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है जिसके फेजेस होते हैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। मैंने आपसे ये कहा था कि इंट्रोडक्शन में ग्रोथ अचीव करने तक कंट्रीज जो होती हैं उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। डिमांड जो है सिर्फ हाई इनकम सेगमेंट तक लिमिटेड होती है और उसके बाद जब डिमांड बढ़ जाती है तो जो कंपनी उसे एक्सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि कंपटीशन हाई हो जाता है, वो उसको एट द एंड मैच्योरिटी के वक्त इंपोर्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसके पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं रहा जो इनिशियली था। तो जब आपकी मैच्योरिटी अचीव हो जाती है, जब कंपटीशन हाई हो जाता है, तो कंपनीज क्या करती हैं, रादर देन एक्सपोर्टिंग, क्योंकि एक्सपोर्टिंग अब कन्वीनियंट नहीं रही, वो फॉरेन में इन्वेस्ट करके प्लांट लगाती हैं ताकि उनके कंज्यूमर्स, क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है, तो उन कंज्यूमर की डिमांड को मीट करने के लिए वो एफडीआई में जाते हैं। सिर्फ एक्सपोर्टिंग इटसेल्फ वुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड द कस्टमर्स गोल। तो जो सेकंड फेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, उसके अंदर जब कंपनी उसको इंपोर्ट करने के फॉर्म में आएगी तो उस वक्त वो एफडीआई में भी जा सकती है कि रादर देन, क्योंकि लोकली तो उसे मैन्युफैक्चर करना महंगा पड़ रहा है, तो वो एफडीआई में चली जाती हैं। उससे उनकी लोकल डिमांड भी मीट हो जाती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव हो जाता है और कंपेटिटिव एडवांटेज में सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दूसरी एफडीआई की थ्योरी है जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि कंपनीज एफडीआई में इसलिए जाते हैं ताकि उनको मोनोपोली का एडवांटेज हो जाए, जिसकी हमने बात की। अगर कंपनी इंटरनेशनली एग्जिस्ट करेगी तो उसके पास ज्यादा कंज्यूमर अवेलेबल है, ज्यादा उसके पास कॉस्ट को मिनिमाइज करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैक्सिमाइज हो जाएगी, और उसके जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैक्सिमाइज हो जाएगी तो उसके पास मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज आ जाएगा। रीजन क्या है कि वो जिस कॉस्ट पे प्रोडक्ट ऑफर कर सकेगी, लोकल कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा, कंपनीज वाइप आउट हो जाएंगी और अल्टीमेटली मोनोपोली का एडवांटेज उसके पास अवेलेबल होगा। और ये एडवांटेज उसे किस लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजिकली भी वो एडवांस है और कंपेटिटिव एडवांटेज भी है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। तो कंपनीज एफडीआई में इसलिए जाती हैं ताकि इंटरनेशनल होने से उनका पास एक मोनोपोली का एडवांटेज क्रिएट हो जाए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी होगा और कंपेटिटिव एडवांटेज भी होगा। जो तीसरी थ्योरी है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि इसलिए कंपनीज इंटरनेशनलाइज होती है ताकि जो मार्केट में इनएफिशिएंसी या इम्परफेक्शन है उस पर कैपिटलाइज कर सके। अगर तो लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे और फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे तो ट्रेड बैरियर्स भी बियर करने पड़ेंगे। आपका जो यूनिक एडवांटेज है स्पेशल नॉलेज वाला, वो भी लिमिटेड रह जाएगा। जब आप इंटरनेशनल होंगे तो आपकी स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज होगी और आप ट्रेड बैरियर्स को भी अवॉइड कर सकें। अगर आपकी मेजर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है टू यूएई लेट से, तो आपको ट्रेड बैरियर्स बियर करने पड़ते हैं और यूएई में कंपेटिटिवली आपकी प्रोडक्ट जो है वो compete नहीं कर पा रही ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स। लेकिन आप अगर यूएई में प्लांट लगा लें तो ये टैरिफ्स को आप फॉरगो कर सकते हैं। तो जो मार्केट में जितनी इम्परफेक्शंस हैं उनको कैटर किया जा सकता है थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। ये भी एक रीजन है एफडीआई की एग्जिस्ट करने की, और ये हमें थ्योरी इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी बताती है। और लास्ट थ्योरी जो एफडीआई को सपोर्ट करती है दैट इज एक्लेक्टिक पैराडाइम थ्योरी। इसने ओएलआई फ्रेमवर्क की बात की है, और वो फ्रेमवर्क क्या है, वो कहते हैं कि कंपनी सिर्फ इंटरनेशनलाइजेशन यानी कि मार्केट इम्परफेक्शन का एडवांटेज लेने के लिए नहीं एफडीआई में जाती, बल्कि 3 तरह के एडवांटेजेस होते हैं एफडीआई के। वन इज लोकेशन एडवांटेज, कि हो सकता है कंपनी को लोकेशन चीप पड़ रही हो, या वो जिस अगर ऑयल कंपनी है तो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट शायद गल्फ रीजन है, तो वो लोकेशन का एडवांटेज लेने भी जा सकती है। ऑनरशिप एडवांटेज, अगर यूएई की कोई कंपनी है तो हो सकता है यूएई ने ऑनरशिप रिस्ट्रिक्ट की हो, तो ऐसी कंपनी पाकिस्तान में आ सके अपना प्लांट लगा सकती है, तो पाकिस्तान के अंदर
कोई ऑनरशिप की लिमिटेशन नहीं है। तो ऑनरशिप एडवांटेज और तीसरी इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज जो भी हमने पिछली थ्योरी में डिस्कस किया, ये तीनों एडवांटेजेस लेने के लिए कंपनीज नॉर्मली एफडीएस में जाती हैं, और ये जो आर्ग्यूमेंट दिया ये एक्लेक्टिक थ्योरी ने दिया। अच्छा, इससे पहले मैंने इंटरनेशनलाइजेशन की बात की, तो इंटरनेशनलाइजेशन की जो बात थी उसकी जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है कि कंपनी इंटरनेशनलाइज इसलिए होती है, जो हमने कहा कि मार्केट इम्परफेक्शंस को केटर करने के लिए होती हैं, जिनमें से एक बात मैंने ट्रेड बैरियर्स की। तो जो इंटरनेशनलाइजेशन के मजीद फायदे हैं वो ये हैं, अवॉइड सर्च एंड निगोशिएटिंग कॉस्ट, इंटर कंट्रीज जो है निगोशिएटिंग कॉस्ट जो है वो भी उसकी मिनिमाइज होगी। अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच और लीगल कॉस्ट, अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच और लेजिस्लेशन कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन अगर वो वहां पे एफडीए अपना इनकॉर्पोरेट कर ले तो वो इन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है। इसी तरह गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केसेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होगी, और एफडीए एग्जिस्ट करेगी तो वो क्योंकि लोकल कंपनी कंसिडर की जाएगी तो उसकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जो लेवल है वो कम होगा। कंट्रोल सप्लाई कंडीशंस एंड सेल ऑफ इनपुट, वहां पे बैठ के वो सप्लाई कंडीशंस और इनपुट को भी मनूवर कर सकती है, जबकि लोकली फॉरेन कंट्री में जो है इस तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है। और तीसरा ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस भी वो डिफाइन कर सकती है। ट्रांसफर प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जिस प्राइस पे कंपनी अपने इंटरनल गुड्स इंटरनली ट्रांसफर करती है। तो अगर तो कंपनी खुद ही दोनों कंट्रीज में ऑपरेट करेगी तो वो इंटरनल प्राइसिंग खुद ही सेट कर सकती है, जबकि अगर वो खुद दोनों कंट्रीज में ऑपरेट नहीं करेगी तो ट्रांसफर प्राइस डेफिनेटली सेट नहीं की जा सकती विद इन द कंट्री, और ये नॉर्मली टैक्स के एडवांटेज लेने के लिए सेट होती है। अच्छा, उसके बाद आखिरी बात कर लेते हैं कि एफडीआई से होस्ट कंट्री को क्या फायदा और नुकसान होंगे और होम कंट्री को क्या। होस्ट कंट्री मैंने आपसे पहले कहा वो कंट्री होती है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई होती है, एफडीआई जिसमें की गई होती है। होम कंट्री वो कंट्री होती है जो कंट्री किसी कंट्री में कंपनी किसी जिस कंपनी जिस कंट्री में एग्जिस्ट करती है और किसी और में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कंट्री को होम कंट्री कहा जा सकता है। होस्ट कंट्री को एडवांटेज क्या होगा, रिसोर्सेज ट्रांसफर, उसके पास डेफिनेटली अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो रिसोर्सेज आ रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के पास जनरेट होगी अगर रिसोर्सेज आ रहे हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एडवांटेज होगा क्योंकि यहाँ पे प्लांट लग रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, और यहाँ से ही वो अगर आगे का एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका मतलब पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का फायदा है, और जो पहले चीज इंपोर्ट हो रही थी उसकी जगह अब वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉस्ट क्या है, नुकसानात क्या है, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नुकसानात क्या है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल इनफ्लो फॉलोड बाय कैपिटल आउटफ्लो प्लस प्रॉफिट। नुकसान ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअली तो फायदा हुआ, लेकिन अगर बाद में वो अपने प्रॉफिट्स को अपनी पेरेंट कंट्री को जब ट्रांसफर करेंगे तो उस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पहले बेनिफिट आया था जिसको कहते हैं सरप्लस कहते हैं, वो डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा, नेशनल सॉवरियनिटी, कि पाकिस्तान के अंदर ही कोई अगर मेजर प्लांट लग गया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके साथ शायद नेगोशिएट नहीं कर पाएगी, तो नेशनल सॉवरियनिटी के जो इश्यूज हैं वो रहेंगे और लोकल जो फर्म्स को कंपटीशन मिलेगा और वो वाइप आउट होंगे। होम कंट्री को फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट एडवर्सली अफेक्टेड बाय फ्लो ऑफ फॉरेन अर्निंग, पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट फ्रॉम इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल assemblies टू द ओवरसीज, रिपेट्रिएशन ऑफ स्किल एंड नो हाउ। मतलब एक तो उसको फायदा ये होगा कि जो फॉरेन कंपनी कोई स्किल और नो हाउ लर्न करेगी वो वापस कंट्री में वापस आएगा। दूसरा हो सकता है कि जिस फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट की गई है रॉ मटेरियल स्टिल आपकी होम कंट्री ही सप्लाई करे, तो उसकी वजह से भी लोकल कंट्री में क्योंकि कंज्यूमर डिमांड ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हो सकती है। और तीसरा, जब रेमिटेंस आएगी तो उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट का फायदा होगा। कॉस्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड पोजीशन इज नेगेटिवली इफेक्टेड, इनिशियली उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिवली इफेक्ट होगी। रीजन क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट लोकली होनी थी वो फॉरेन में हो रही है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपकी एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी।
और लास्ट क्या है कि अगर कंपनी का प्लान लोकली लगता है, होम कंट्री में लगता, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती जो कि अब जनरेट नहीं हो पाई। और लोकलाइजेशन के जो एडवांटेज है एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी और कंट्री में एफडीआई करने से लोकल एडवांटेज होने का क्या फायदा होता है, लोकली एग्जिस्ट करने का क्या फायदा है। तो वो बेसिकली 3 एडवांटेज है। उस कंट्री की एफडीआई इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है कि एक तो उसके जो नेचुरल रिजर्व हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। अगर एग्रीकल्चर कंपनी है तो हो सकता है फर्टाइल लैंड की रीजन हो सकता ऑयल कंपनी है तो ऑयल की एग्जिस्टेंस हो, तो इस तरह की रीजन हो सकती हैं। लार्ज लोकल मार्केट हो सकता है पाकिस्तान में एफडीआई इसलिए कर रहे हो क्योंकि पाकिस्तान की लोकल मार्केट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो जाहिर बात है उसको केटर करने के लिए लोकली प्लान लगाए जाते हो। अपॉर्चुनिटीज टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स ऑपरेशन, जो मैंने आपसे पहले बात की कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए भी एफडीआई लोकलाइजेशन का एडवांटेज लेती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। तो हमने डिस्कस किया बेसिकली एमएनसीज क्या होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो में फर्क क्या होता है और उसके सपोर्टिंग थ्योरीज। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझसे नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।